बच्चों, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। बेटा सफलता बैच, जैसा कि आपको पता है, क्लास 12th मैथ का एक बैच है जो अपने प्यारे से चैनल आलोक सिंह लेक्चर्स में रन हो रहा है। आज बेटा इसकी पहली क्लास है। तो पहली क्लास में हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया है, आव्यूह, यानी कि मैट्रिक्सेस। अब बहुत सारे बच्चों का सवाल ये होगा कि सर आपने डायरेक्ट थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर दिया, आपने फर्स्ट भी छोड़ दिया, सेकेंड भी छोड़ दिया। तो बेटा आप याद रखिए कि हम कैसे पढ़ाएंगे। आप थोड़े थोड़े से, हमारा पढ़ाने का तरीका अलग है। हम आपको अगर फर्स्ट से स्टार्ट कर देंगे तो थोड़ा सा ऐसा आपको ये फील होगा कि यार क्लास 12th की मैथ हमें लग रहा है यार बहुत कठिन है। हम ये नहीं कह रहे कि फर्स्ट चैप्टर कठिन है, समझाएंगे, समझ में जरूर आएगा, एक एक बात आपको समझ में आएगी, उसकी टेंशन लेने की आपको आवश्यकता नहीं है। लेकिन हमारा क्या मोटिव है कि आपको पहले हम एक चैप्टर आव्यूह पढ़ा दें, फिर सारणिक पढ़ा दें। बेटा ये बीजगणित टॉपिक के 15 नंबर का आता है। ये जब दोनों चैप्टर पढ़ लेंगे तो हमें थोड़ी सा ऐसा लगेगा कि यार थोड़ी सी कमांड हो गई क्लास 12th की मैथ में, और थोड़े से हमको चैप्टर्स आने लगे। फिर बेटा हम सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे, प्रतिलोम त्रिकोणमिति। फिर इसके बाद हम कैलकुलस में प्रवेश करेंगे, यानी कि कैलकुलस आप जानते हैं कलन, जो कि 44 नंबर में आता। तो एक सीक्वेंस के हिसाब से हमने सभी चैप्टरों को सेट कर रखा, उसी सीक्वेंस में हम चैप्टरों को पढ़ेंगे। लेकिन पढ़ेंगे सब, आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन चैप्टर्स आपको सभी पढ़ेंगे, उसकी टेंशन लेने की आपकी आवश्यकता नहीं है। तो आज हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं मैट्रिक्स। अब बेटा बहुत लोगों को सवाल ये होता है कि सर ये मैट्रिक्स होता क्या, व्हाट इज मैट्रिक्स। पहली बात, एक बात याद रखेंगे कि चैप्टर जो होता है मैट्रिक्स, यानी कि जो आव्यूह होता है, उसकी स्पेलिंग होती है, इसको लिखा जाता है मैट्रिक्सेस। क्या लिखा जाता है बेटा? मैट्रिक्सेस लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? मैट्रिक्सेस लिखा जाता है। लेकिन अगर आप पर्टिकुलर एक आव्यूह की बात करेंगे तो उसको लिखा जाता है मैट्रिक्स। ये बात याद रखेंगे, ये एक्स होता है। तो आव्यूह क्या होता है तो बताया गया, आव्यूह की डेफिनेशन क्या बताएगी? आव्यूह एक प्रकार की ऐसी व्यवस्था है जिसमें नंबर्स को रो एंड कॉलम में व्यवस्थित करने का जो ढंग होता है, इस ढंग को हम लोग कहते हैं आव्यूह। अब ये बात तो एक फुट ऊपर से चली गई कि सर ये ढंग, स्तंभ, पंक्ति, नंबर्स, ये क्या है? तो एक हम एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाते हैं कि आव्यूह क्या है। बेटा आपके घर पे 4 अलमीरा है, 4 अलमीरा है। हमने बोला कि भैया ऐसा करो, आप एक में क्लास 9th की किताबें रख दो, एक में क्लास 10th की किताबें रख दो, और एक में क्लास 11th की किताबें रख दो, एक में क्लास 12th की किताबें रख दो। आप क्या गए, आपने किताबों को व्यवस्थित ढंग से चारों अलमीरा में लगा दिया, 9th, 10th, 11th, 12th। अब हमने बोला भैया ऐसा कीजिए, आप 11th की मैथ की बुक निकाल लाइए। तो आप ऐसा थोड़ी ना कि मुंह उठा के सब पहले 9th में खंगाए लेंगे, फिर 10th में, फिर 11th में आएंगे, ऐसा ना करेंगे ना। आपको पता है कि हर एक अलमीरा में एक एक क्लास की किताबें रखी हैं, और 9th, 10th, 11th, तो आप थर्ड अलमीरा में, नीचे से थर्ड अलमीरा में जाएंगे और मैथ की किताब निकाल के ले आएंगे। भैया ये जो ढंग है ना, ये ढंग आप सीख कहां से रहे? तो ये चैप्टर है मैट्रिक्स। आपके सर जी ने बोला कि 4 लाइनें लगा लो, एक लाइन में 10-10 बच्चे होने चाहिए और 40 बच्चों को खड़ा करना है। तो आपने क्या किया, 4 लाइनें लगाई, एक में 10, एक में 10, एक में 10, एक में 10, और आपने रो लगा दी। तो भैया ये नंबर्स ही तो हैं, कभी किताबें होती हैं, कभी डिजिट होते हैं, कभी लोग होते हैं। इनको आपने व्यवस्थित कर दिया, अरेंजमेंट कर दिया, ये अरेंजमेंट है। इस अरेंजमेंट को हम लोग कहते हैं आव्यूह कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? तो आव्यूह एक प्रकार की व्यवस्था है जिसमें नंबर्स को रो एंड कॉलम के रूप में व्यवस्थित करने का जो ये अरेंजमेंट है, ये जो ढंग है, इस ढंग को हम लोग कहते हैं आव्यूह।
आई होप आपको आप भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बेटा ये जो आप भी है, आप भी आपको समझ में आ गया। अब ये क्या होता है, कैसे होता है, तो कैसे सवाल बनेंगे, जैसा कि आपको हमने बताया है ओरिएंटेशन क्लास में, जो रोड मैप हमने बनाया, रोड मैप में हमने बताया था आपको कि डॉक्टर हर्षरूप शर्मा को हम रेफरेंस में बुक लेंगे, बाकी सवाल आपके हर बुक के बनेंगे, उसकी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। नहीं बनते हैं, आप हमारा व्हाट्सएप नंबर 9792958369 में आप मैसेज कर सकते हैं, जिससे आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट जरूर किया जाएगा। उसकी टेंशन लेने की आपकी आवश्यकता नहीं है। ठीक है बेटा। तो आव्यूह को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, तो आव्यूह को किसी भी अल्फाबेट यानी किसी अल्फाबेट नहीं, सॉरी हमने क्या बोला, अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। किसी भी मैट्रिक्स को अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है, वो ए होता। तो मोस्टली हम क्या करेंगे, इसको ए से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, ए से। बेटा ये आव्यूह का सिंबल है, ये आव्यूह का क्या है बेटा, सिंबल है, यानी कि ये आव्यूह का चिन्ह, मतलब एक प्रकार का रिप्रेजेंटेशन है कि इस प्रकार से बना है, तो ये आव्यूह है। अब इसमें नंबर्स को हम व्यवस्थित कर रहे हैं, 5 2 5 6 7 4 2 6 5 3। बेटा आप क्या समझेंगे, ये आव्यूह है। हमने क्या बताया, किसी भी आव्यूह को अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये आव्यूह का सिंबल है। बेटा ये याद रखेंगे, यदि इस प्रकार से है तो ये पंक्ति है, और इस प्रकार से है तो ये क्या है बेटा, स्तंभ है। ये वर्टिकल है तो बेटा स्तंभ है, और हॉरिजॉन्टल है तो बेटा क्या है, पंक्ति है। तो ये याद रखेंगे, ये बेटा ये क्या है, क्षैतिज है। ये क्या है, क्षैतिज है। तो क्षैतिज को हम बोलेंगे रो। तो ये पहली रो है, इसीलिए इसका नाम रख दिया R1। ये दूसरी रो है, इसीलिए इसका नाम रख दिया गया R2। ये तीसरी रो, इसीलिए इसका नाम रख दिया गया R3। ये बेटा पहली कॉलम है, इसलिए इसका नाम रख दिया गया C1, और ये दूसरा कॉलम है, इसीलिए इसका नाम रख दिया गया C2, और ये तीसरा कॉलम है, इसीलिए इसका नाम रख दिया गया C3। तो आप कैसे क्वेश्चन बनेंगे उसको समझते हैं। तो कैसे क्वेश्चन बनेंगे तो ध्यान समझिएगा। सबसे पहले आपको आव्यूह में पूछ सकता है, पहला क्वेश्चन, पंक्तियों की संख्या बताइए। पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है स्तंभों की संख्या, स्तंभों की संख्या, स्तंभों की संख्या। तीसरा क्वेश्चन बन सकता है आव्यूह की कोटि, आव्यूह की कोटि। चौथा क्वेश्चन बन सकता है आव्यूह की कोटि, इसको क्रम भी बोलते हैं बेटा, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं ऑर्डर। अवयवों की संख्या, अवयवों, या कुछ किताबों में इसको तथ्यों की संख्या। ठीक है बेटा, ये 4 क्वेश्चन बन गए। यानी कि पंक्तियों की संख्या, तो पंक्तियों की संख्या क्या हो गई, तो पंक्तियों की संख्या आपको पता है, ये R1 है, R2 है और R3, 3 तक गई है। तो पंक्तियों की संख्या कितनी हो गई, 3 हो गई। ठीक है बेटा, स्तंभों की संख्या, स्तंभ भी 3 है। ठीक है, ये भी आंसर आ गया। ये एक एक नंबर के क्वेश्चन आपके बनते हैं। आव्यूह की कोटि या क्रम पूछेंगे या ऑर्डर पूछेंगे, तीनों का मतलब है R क्रॉस C। बेटा जैसे कुत्ते अजनबी व्यक्तियों पर भौंकते हैं, वो आपके मोहल्ले के हों, चाहे वो कानपुर के हों, चाहे अमेरिका के हों, कुत्ते स्ट्रेंजर पर भौंकते ही हैं। उसी प्रकार अगर आव्यूह की आपको कोटि या क्रम लिखना है तो पहले रो होंगी, बाद में कॉलम होंगी। ये फिक्स है, यूनिवर्सल ट्रूथ है
कि पहले कॉलम होंगे, पहले रो होंगे और बाद में क्या होंगी, कॉलम होंगे। तो इसमें तो कोई लफड़ा वाली बात ही नहीं, क्योंकि 3 रो और 3 ही कॉलम है, तो इसकी कोटि कितनी होगी, 3x3। ये याद रखेंगे। बहुत बच्चे क्या करते हैं, 3 3 9 कर देते हैं, बहुत स्मार्ट होते हैं ना। आपको स्मार्ट नहीं बनना, क्योंकि इसकी जो कोटि है वो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, R×C। इसको क्रॉस पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं बेटा, क्रॉस, R×C। तो 3x3। अब अवयवों की संख्या आपकी तो गिन लो, क्यों आप गिन लो, या रो का कॉलम में मल्टीप्लाई करा दो, 3 3 9, तो अवयवों की संख्या कितनी हो गई, 9 हो गई। अवयवों की संख्या कितनी हो गई बेटा, 9 हो गई। ठीक है, अब तत्वों को पूछ लेते हैं, यानी कि किसी भी अवयव को अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है, लेकिन किसी भी अवयव के जो अंदर तत्व होते हैं, अवयव होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, उनको अल्फाबेट की स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हमने कैपिटल ए से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो इस तत्वों को रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल लेटर से। पांचवा क्वेश्चन बन सकता है, आपसे बोल सकते हैं कि A21 ज्ञात कीजिए। अरे अब ये कौन सी बला हो गई, तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पहले रो और बाद में क्या होता है बेटा, कॉलम होता। पहले रो और बाद में कॉलम देखना। अब इसी को हम बनाते हैं, इसी अवयव को। ठीक है, अब बेटा ध्यान समझना, ये पहले रो लिखते हैं। देखो पहले रो बाद में कॉलम, देखो पहली ही रो है, पहले ही कॉलम है, तो इसे नाम देंगे A11। पहले रो बाद में कॉलम। देखो रो तो पहली ही है, लेकिन कॉलम दूसरी हो गई। देखो इस 5 की बात कर रहे हैं हम। रो तो पहली ही है, लेकिन कॉलम तीसरी हो गई। बेटा रो दूसरी हो गई, देखो रो दूसरी है, R2 है, लेकिन कॉलम तो पहली ही है। बेटा रो दूसरी है, लेकिन कॉलम भी दूसरी है। बेटा रो दूसरी है, लेकिन कॉलम तीसरी है। बेटा देखो रो तीसरी हो गई, लेकिन कॉलम पहली ही है। बेटा रो तीसरी, कॉलम दूसरी, रो तीसरी, कॉलम भी तीसरी। इसी अवयव को हमने इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। अब आपको बहुत आसानी होगी। अब A21 बताना है, तो अब बार बार आप ये बनाते थोड़ी ना चलेंगे कि इसको बना लेते हैं, पहले फॉर्मेशन कर लेते हैं, बाद में मेंबर निकाल लेंगे। तो बार बार आपको ये बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो आप क्या करेंगे, जिसकी बात कर रहा है आप ध्यान समझेंगे। दूसरी रो पहली कॉलम, पहले रो होता बाद में कॉलम होता, दूसरी रो पहली कॉलम। तो आप क्या करेंगे, दूसरी रो काट देंगे, पहली कॉलम काट देंगे। दूसरी रो पहली कॉलम काट दिया, जो मेंबर कट जाए, देखो दूसरी रो और पहली कॉलम, दूसरी रो और पहली कॉलम। अब देखो कोई मेंबर कटा, मेंबर 7 कट गया, यही आंसर हो गया आपका। अब काटना भी नहीं, अब आपको मन में याद रखना है, जो रो बोले उसको रो को काट दो, जो कॉलम बोले वो कॉलम को काट दो, और कटने के बाद जो मतलब कट जाए ना, ऐसे ही क्रॉस कट जाएगा, क्रॉस कट गया वही एलिमेंट होगा। अब आपसे बोल दिया जाएगा A32 चाहिए, बिल्कुल आसान है। आप क्या करेंगे, आप तीसरी रो काटेंगे, देखो तीसरी रो और दूसरी कॉलम काटेंगे, 5 आंसर आ जाएगा। आप क्या करेंगे, A23 दूसरी रो तीसरी कॉलम, 2 आंसर आ गया। अब आपसे बोल दिया है A51, सॉरी 5 तो होगा नहीं, आपसे बोल दिया जाए A23 तो यानी दूसरी रो तीसरी कॉलम, दूसरी रो ये तो हो चुका। आपसे बोल दिया जाए A22 यानी कि दूसरी रो दूसरी कॉलम, कितना आ गया आंसर बेटा, 4 आ गया। तो इस हिसाब से किसी भी अवयव के आप एलिमेंट, अगर जो एलिमेंट आपसे पूछे, पहली एक्सरसाइज जो 3A है, इसी टाइप के सवालों का डिस्कशन किया गया है। आपको अभी हम एक्सरसाइज में लौटेंगे, लेकिन पहले आप सवाल में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पंक्तियों की संख्या, स्तंभों की संख्या, ऑर्डर पूछ सकते हैं, अवयवों की संख्या पूछ सकते हैं, और उसके अंदर जो एलिमेंट है उस एलिमेंट का पर्टिकुलर आपसे बोल सकते हैं, ज्ञात करने के लिए बोल सकते हैं। अब बेटा इतना तो बात आपको पता चल गई, अवयव का मोटा माटी बात आपको पता चल गई कि अवयव में इस टाइप के सवाल बनेंगे छोटे छोटे से। अवयव क्या होता है, तो अवयव एक प्रकार की व्यवस्था होती है जिसमें नंबर्स को रो एंड कॉलम के रूप में व्यवस्थित करने का जो ये ढंग होता है, ये अरेंजमेंट होता है। इस अरेंजमेंट को हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है,
अब हम लोग आव्यूह के प्रकार पढ़ते हैं। आव्यूह के क्या पढ़ते हैं बेटा? प्रकार पढ़ते हैं। आव्यूह के क्या पढ़ते हैं? प्रकार पढ़ते हैं। ठीक है, तो आव्यूह के प्रकार, सबसे पहले आव्यूह के प्रकार हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद हम एक्सरसाइज में मूव ऑन करेंगे। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, आव्यूह के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। आव्यूह के प्रकार क्या होते हैं? तो पहला ही प्रकार है बेटा पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह, पंक्ति आव्यूह, पंक्ति आव्यूह यानी कि रो मैट्रिक्स। तो पंक्ति आव्यूह क्या होता है, जिसे रो मैट्रिक्स कहते हैं? तो बेटा हम आपकी इसको डेफिनेशन लिखाने वाले नहीं है, केवल आपको यह पता होना चाहिए कि पंक्ति आव्यूह क्या होता है। तो पंक्ति आव्यूह एक ऐसा आव्यूह होता है जिसमें एक ही रो होती है। तो ऐसे आव्यूह को हम लोग क्या कहते हैं? पंक्ति आव्यूह कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप ले सकते हैं जिसमें एक ही पंक्ति, 2, 5, 6, 4, ये कौन सा आव्यूह है बेटा? पंक्ति आव्यूह है। तो ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक ही पंक्ति है, ऐसे आव्यूह को पंक्ति आव्यूह कहते हैं। कौन सा आव्यूह कहते हैं बेटा? पंक्ति आव्यूह कहते हैं। ठीक है, दूसरा नंबर, दूसरा नंबर क्या बेटा? स्तंभ आव्यूह। स्तंभ यानी कि कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? बिल्कुल सिंपल है, अभी रो मैट्रिक्स आपने बता दिया तो कॉलम मैट्रिक्स तो और आसान हो गया भैया। ऐसा आव्यूह जिसमें एक ही पंक्ति होती है उसे पंक्ति आव्यूह कहते हैं। तो हम कह सकते हैं ऐसा कॉलम जिसमें एक ही, ऐसा आव्यूह जिसमें एक ही कॉलम होता है, तो ऐसे आव्यूह को हम लोग क्या कह सकते हैं बेटा? स्तंभ आव्यूह कह सकते हैं। कौन सा आव्यूह कह सकते हैं? स्तंभ आव्यूह कह सकते हैं। यानी कि 2, 5, 6, ये कौन सा आव्यूह हो गया? स्तंभ आव्यूह हो गया। कौन सा आव्यूह हो गया बेटा? स्तंभ आव्यूह। ठीक बेटा, अब बेटा पंक्ति आव्यूह भी आपको समझ में आ गया, स्तंभ आव्यूह भी समझ में आ गया। अब हम लोग समझते हैं नेक्स्ट आव्यूह का टाइप। थर्ड नंबर आव्यूह का नाम क्षैतिज आव्यूह। कौन सा आव्यूह बेटा? क्षैतिज आव्यूह। क्षैतिज आव्यूह यानी कि हॉरिजेंटल मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स? हॉरिजेंटल मैट्रिक्स। तो हॉरिजेंटल मैट्रिक्स क्या होता है? तो ऐसा आव्यूह, कैसा आव्यूह? ऐसा आव्यूह जिसमें रो की संख्या कॉलम की संख्या से कम होती है, या दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं आप, ऐसा आव्यूह जिसमें कॉलम की संख्या रो की संख्या से ज्यादा होती है, या ऐसा आव्यूह जिसमें रो की संख्या कॉलम की संख्या से कम होती है। ऐसे आव्यूह को क्षैतिज आव्यूह यानी हॉरिजेंटल मैट्रिक्स कहते हैं। अब बनाते हैं, एक एग्जांपल बना लेते हैं। अब ऐसा आपको करना है कि रो की संख्या कम करनी, कॉलम की संख्या ज्यादा करनी है। तो 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3, 2, 4। कौन सा मैट्रिक्स हो गया बेटा? ये मैट्रिक्स हो गया क्षैतिज आव्यूह हो गया। कौन सा? हॉरिजेंटल मैट्रिक्स हो गया। तो ऐसा आव्यूह जिसमें रो की संख्या कम कॉलम की संख्या ज्यादा होती है, ऐसे आव्यूह को कौन सा आव्यूह कहते हैं? क्षैतिज आव्यूह कहते हैं। फोर्थ नंबर ऊर्ध्वाधर आव्यूह। ऊर्ध्वाधर आव्यूह। अब ये ऊर्ध्वाधर आव्यूह यानी कि वर्टिकल मैट्रिक्स क्या होता है? तो ये भी आप बता सकते हैं ऐसा आव्यूह जिसमें रो की संख्या कॉलम की संख्या से ज्यादा होती है, या रो ऐसी आव्यूह जिसमें कॉलम की संख्या रो की संख्या से ज्यादा होती है, या आप कह सकते हैं ऐसा आव्यूह जिसमें रो की संख्या कॉलम की संख्या से ज्यादा या कॉलम की संख्या रो की संख्या से कम होती है। ठीक है, एग्जाम्पल आप बना सकते हैं। इसमें बेटा आपको किसकी संख्या ज्यादा करनी है? रो की। देखो बेटा इस आव्यूह में क्या है? तो इस आव्यूह में रो की संख्या 4 है और कॉलम की संख्या कितनी है आपके पास? 3 है। तो ये कौन सा आव्यूह हो गया? ऊर्ध्वाधर आव्यूह हो गया। कौन सा आव्यूह हो गया बेटा? ऊर्ध्वाधर आव्यूह हो गया। अब बेटा फिफ्थ नंबर है वर्ग आव्यूह। कौन सा आव्यूह? वर्ग आव्यूह। तो वर्ग आव्यूह भी बहुत आसान होता है।
इसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? ऐसा आव्यूह जिसमें रो की संख्या कॉलम की संख्या के बराबर होती है, तो ऐसे आव्यूह को हम लोग वर्ग आव्यूह कहते हैं, यानी कि जितनी रो उतनी ही कॉलम। तो ऐसे आव्यूह को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? वर्ग आव्यूह कहते हैं, यानी कि जितनी ही रो उतनी ही कॉलम। ऐसे आव्यूह को वर्ग आव्यूह कहते हैं। ऐसे आव्यूह को क्या कहते हैं? वर्ग आव्यूह कहते हैं। ऐसे आव्यूह को वर्ग आव्यूह कहते हैं। अब बेटा विकर्ण आव्यूह, कौन सा आव्यूह बेटा? विकर्ण आव्यूह, डायगोनल्स मैट्रिक्स, विकर्ण आव्यूह, विकर्ण आव्यूह। तो विकर्ण आव्यूह क्या होता है? बिल्कुल सिंपल होता है, अब एग्जाम्पल के थ्रू ही समझेंगे हम लोग, ठीक है। विकर्ण आव्यूह क्या होता है? तो विकर्ण आव्यूह एक ऐसा आव्यूह होता है जिसमें, अभी बताते हैं, 1 0 0 0 3 0 0 0 5, ऐसा आव्यूह जिसमें केवल डायगोनल्स में तो कोई अशून्य संख्या हो सकती है, बाकी सभी अव्यय शून्य होंगे। तो ऐसे आव्यूह को कौन सा आव्यूह कहते हैं? तो ऐसे आव्यूह को विकर्ण आव्यूह कहते हैं। ऐसा आव्यूह जिसमें बेटा उसके डायगोनल्स में यानी कि विकर्ण में कोई अशून्य संख्या होगी, बाकी सारे तत्व, बाकी सारे एलिमेंट शून्य आव्यूह होंगे। तो ऐसे आव्यूह को विकर्ण आव्यूह कहते हैं। अब बेटा अदिश आव्यूह, कौन सा आव्यूह बेटा? अदिश आव्यूह, अदिश आव्यूह, स्केलर मैट्रिक्स, अदिश आव्यूह। तो अदिश आव्यूह क्या होता? एग्जाम्पल में ही डेफिनेशन आ जाएगी। अदिश आव्यूह क्या होता है? 2 0 0 0 0 2 0 0 0 2, ऐसा आव्यूह, कैसा आव्यूह भैया? ऐसा आव्यूह जिसमें, भैया पहली बात तो एक छोड़ेंगे, एक को छोड़ दो, एक लिख देंगे अगर डायगोनल्स में, तो वो दूसरा नाम होता है, उसका भी नाम बताएंगे, इकाई आव्यूह या तत्समक आव्यूह या यूनिट मैट्रिक्स। तो एक के अलावा उसके डायगोनल्स में कोई सम अशून्य संख्या हो, यानी कि समान अशून्य संख्या हो। 2 2 हो सकता है, 3 3 हो सकता है, 4 4 हो सकता है, 5 5 हो सकता है, 6 6 हो सकता है, यानी कि डायगोनल्स में सेम संख्या होगी। तो उसे हम लोग कौन सा आव्यूह कहेंगे? अदिश आव्यूह कहेंगे। कौन सा आव्यूह कहेंगे बेटा? अदिश आव्यूह कहेंगे, ठीक है, अदिश आव्यूह। अब बेटा 8 इज 1, जैसा कि आपको बताया कि इसके डायगोनल्स में क्या हो, अगर इसके डायगोनल्स में बेटा क्या हो? 1 1 हो। क्या हो बेटा? 1 1 हो। तब क्या करेंगे? तो उसका नाम होता है इकाई आव्यूह। कौन सा आव्यूह? इकाई आव्यूह। इकाई बोलो या इसी को बोलते हैं तत्समक, तत्समक आव्यूह, ठीक है। तो 8 नंबर क्या है? इकाई आव्यूह या इसी को बोलते हैं तत्समक आव्यूह। कौन सा आव्यूह बेटा? इकाई आव्यूह या तो इसी को बोलते हैं तत्समक आव्यूह। तो ऐसा आव्यूह, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स। इसको बेटा ए से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या इसको रिप्रेजेंट करते हैं आई से, ठीक है बेटा। तो ये कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो इसको बनाएंगे कैसे? 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यानी कि इसके डायगोनल्स में 1 के अलावा कोई और संख्या नहीं हो सकती। ऐसे आव्यूह को कौन सा आव्यूह कहते हैं? इकाई आव्यूह कहते हैं। कौन सा आव्यूह कहते हैं बेटा? इकाई आव्यूह कहते हैं, ठीक है। ऐसे आव्यूह को इकाई आव्यूह कहते हैं या तत्समक आव्यूह कहते हैं या यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। इसको याद रखेंगे। आई से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? आई से रिप्रेजेंट करते हैं। अब बेटा शून्य आव्यूह यानी कि नल मैट्रिक्स। तो नल मैट्रिक्स क्या होता है? शून्य आव्यूह। तो शून्य आव्यूह क्या होता है? ऐसा आव्यूह जिसके प्रत्येक तत्व शून्य हो, तो ऐसे आव्यूह को शून्य आव्यूह कहते हैं। तो ऐसे आव्यूह को क्या कहते हैं बेटा? यानी कि नल मैट्रिक्स कहते हैं, यानी शून्य आव्यूह कहते हैं।
10th नंबर बेटा, तो 10th नंबर क्या रहेगा, तो 10th नंबर इसको बोलते हैं उपत्रभुजी आव्यूह। कौन सा आव्यूह बेटा, उपत्रभुजी आव्यूह, उपत्रभुजी आव्यूह, उपत्रिभुजी आव्यूह, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, उपत्रभुजी आव्यूह, उपत्रभुजी आव्यूह। ठीक है, ये उपत्रभुजी आव्यूह कौन सी बला है, समझेंगे भैया ना। उपत्रभुजी आव्यूह, तो उपत्रभुजी आव्यूह कैसे बनेगा, ध्यान से सुनेंगे। पहले हम एग्जाम्पल बना लेते हैं। 1 5 6 7 8 9 0 0, यहाँ भी 0 7 ऐसा आव्यूह जिसके अपर साइड में एक त्रिभुज के जो वर्टेक्स हैं वो एक त्रिभुजाकार आकृति बनाए और शेष सारे तत्व शून्य हो, तो ऐसे आव्यूह को हम क्या कहते हैं, उपत्रिभुजी आव्यूह कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, उपत्रिभुजी आव्यूह कहते हैं। 11th नंबर बेटा निम्न त्रिभुजी आव्यूह, निम्न त्रिभुजी आव्यूह, निम्न त्रिभुजी आव्यूह। अब ये निम्न त्रिभुजी आव्यूह क्या है, तो निम्न त्रिभुजी आव्यूह क्या होता है, तो निम्न त्रिभुजी आव्यूह, अब भैया जैसे उप त्रिभुजी आव्यूह था, अब ऐसे निम्न त्रिभुजी आव्यूह होगा, तो इसमें क्या होगा, नीचे की तरफ ट्रायंगुलर शेप बनेगा। ठीक है, 0, चलिए पहले बना लेते हैं। 5 6 7 8 4 2 3 5 6। अब क्या करो, अब एक त्रिभुज की आकृति बना लो। इन सारे तत्वों को क्या कर दो, शून्य मैट्रिक्स कर दो। तो बेटा नीचे की तरफ अब बने तो उसे क्या कहेंगे बेटा, निम्न त्रिभुजी आव्यूह कहेंगे, और अप साइड बनेगा तो उसे उप त्रिभुजी आव्यूह कहेंगे। 12th नंबर परिवर्त आव्यूह, परिवर्त आव्यूह सबसे इंपॉर्टेंट, परिवर्त आव्यूह, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स। बेटा सबसे इंपॉर्टेंट, ये ज्यादा बार यूज होगा, और ये परिवर्त आव्यूह भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। इसको a की पावर t या a की पावर स्मॉल t या a से रिप्रेजेंट, a डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, a डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, a डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये कौन सी बला है, तो ये याद रख के पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर एक कोई अपने पास एक मैट्रिक्स है 7 6 5 4 2 3, ये एक अपने पास एक मैट्रिक्स है। अब इसका हमें परिवर्त आव्यूह निकालना है, यानी कि a डैश निकाल सकते हैं, या a की पावर स्मॉल t या a की पावर कैपिटल T, क्योंकि इसको बोलते हैं बेटा ट्रांसपोज मैट्रिक्स, और ट्रांसपोज मैट्रिक्स T स्टैंड फॉर ट्रांसपोज। तो बेटा रो को कॉलम बना दो या कॉलम को रो बना दो, इसको हम बोलते हैं परिवर्त आव्यूह। क्या बोलते हैं बेटा, परिवर्त आव्यूह बोलते हैं। तो रो को कॉलम बना दो या कॉलम को रो बना दो, इसे बोलते हैं हम लोग परिवर्त आव्यूह। रो को कॉलम बना दो या कॉलम को रो बना दो, इसे बोलते हैं बेटा परिवर्त आव्यूह। ठीक है, तो एक बनाना है, दोनों नहीं। अब वही बात हो गई, ए ने कहा बी से, ए ने क्या कहा बेटा, ए ने कहा बी से यू आर माई फादर। बी क्या कह रहा है ए से, यू आर माई फादर। हाउ इट इज पॉसिबल, कोई लड़का अपने ही पिता का पिता हो सकता है क्या, नहीं पॉसिबल। तो उसी प्रकार रो को कॉलम या कॉलम को रो बना दो। ठीक है, तो हम ये रो है ना बेटा, ये रो है। अब रो कॉलम तो जान ही गए होंगे। अब इसको क्या बना दूं, 7 6
2, ये रो को कॉलम बना दिया, 5 4 3, इसी को बोलते हैं बेटा परिवर्ताव्यू। क्या बोलते हैं बेटा? परिवर्ताव्यू बोलते हैं। तो आई होप आप लोगों को मैट्रिक्स समझ में आया होगा, मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स में किस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे। अभी हम आगे पढ़ेंगे आव्यूह का जोड़ना, आव्यूह का घटाना, आव्यूह का गुणा करना, ये सब समझेंगे बेटा। आव्यूह के हमने प्रकार पढ़ा है, अभी कुछ प्रकार और हैं, सम्मित आव्यूह, विषम सम्मित आव्यूह, इनका भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। आप लोग ऐसा कीजिए, साथ साथ नोट भी करते जाते हैं, तो उसमें क्या होता है फिर समझ में नहीं आता है। तो आप क्या करेंगे, जब हमारा एक स्लाइड कंप्लीट हो जाएगा, यानी पूरा बोर्ड भर जाएगा, तो हम उसके बाद आपको बोलेंगे कि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, शालीनता से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उन्हीं स्क्रीनशॉटों से आप देख देख के नोट कर लीजिए। पढ़ाई में आप साथ साथ अगर कलम चलाएंगे तो आपको समझ में कम आएगा, कुछ बातें आपकी मिस हो जाएंगी जो बाद में आपको दिक्कत करेंगी, ठीक है। तो आप ऐसा कीजिए, सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बेटा आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आइए अब हम इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है बेटा। ठीक है बेटा, अब परिवर्त आव्यूह आपको समझ में आ गया, यानी कि 12th नंबर तक हम आव्यूह के प्रकार समझ चुके। अब बेटा 13 नंबर समझते हैं। 13 नंबर क्या है, यानी कि परिवर्त आव्यूह। परिवर्त आव्यूह तो हो चुका, अब सम्मित आव्यूह बेटा, कौन सा आव्यूह? सम्मित आव्यूह, यानी कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सम्मित आव्यूह। अब ये सम्मित आव्यूह कौन सी बला होती है, तो ध्यान से समझेंगे, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, 1 2 2 5, 1 2 2 5, या एक कुछ भी आप ले सकते हैं, बस ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अभी हम टेक्निक बताते हैं क्या है। ऐसा आव्यूह, अब इसका सबसे पहले आप परिवर्त निकालो। परिवर्त का आपको पता है, रो को कॉलम बना दो या कॉलम को रो बना दो। अभी 12th नंबर में हमने आपको समझाया। तो 1 2, तो ये 1 2 है ना रो, अब इसको हम कॉलम बना रहे हैं तो 1 2 हो गया। अब ये रो है, इसको भी कॉलम बना रहे हैं, 2 5 हो गया। तो ऐसा आव्यूह जिसका परिवर्त आव्यूह निकाला जाए और परिवर्त आव्यूह निकालने के बाद आव्यूह में कोई परिवर्तन ना हो, तो ऐसे आव्यूह को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं, यानी कि सम्मित आव्यूह कहते हैं। ऐसा आव्यूह जिसका परिवर्त आव्यूह निकाला जाए और परिवर्त आव्यूह निकालने के बाद कोई आव्यूह में परिवर्तन ना हो, तो ऐसे आव्यूह को परिवर्त आव्यूह कहते हैं। 14 नंबर क्या है, तो 14 नंबर में आप ध्यान से सबसे पहले समझेंगे कि 14th नंबर में विषम सम्मित आव्यूह। कौन सा आव्यूह बेटा? विषम सम्मित आव्यूह, विषम सम्मित आव्यूह, विषम सम्मित आव्यूह, नॉन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। विषम सम्मित आव्यूह क्या होता है, तो बेटा ये याद रखेंगे, अभी सवाल मिलेंगे आपको बुक्स में। ऐसा आव्यूह जिसका आप परिवर्त आव्यूह निकालें। कोई आपके पास एक मैट्रिक्स हो सकता है, आपने उसका परिवर्त निकाला, परिवर्त निकालने के बाद आपने जबरदस्ती उससे माइनस कॉमन कर लिया। माइनस कॉमन करने के बाद वही सेम टू सेम आव्यूह बन गया जो अपने पास था, तो ऐसे आव्यूह को विषम सम्मित आव्यूह कहते हैं, यानी कि नॉन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। तो विषम सम्मित आव्यूह क्या होता है, तो ऐसा आव्यूह जिसका आप परिवर्त आव्यूह निकालो, परिवर्त आव्यूह निकालने के बाद उससे माइनस कॉमन कर ले, माइनस कॉमन करने के बाद उस आव्यूह में कोई परिवर्तन ना हो, तो ऐसे आव्यूह को नॉन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स यानी विषम सम्मित आव्यूह कहते हैं। बेटा मोस्टली हमने आव्यूह के सभी प्रकार पढ़ा दिए जो आपकी हर बुक में इससे सवाल अगर बनेंगे तो उससे बाहर नहीं जाएंगे। अब हम लोग समझते हैं आव्यूह का जोड़ना। अब आव्यूह का जोड़ना, आव्यूह का घटाना, आव्यूह का
गुणा करना भी समझ लेते हैं, क्योंकि ये पहली जो क्लास आपकी रहेगी ये पूरा आब्यू का इंट्रोडक्शन होगा। नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट लेक्चर्स में हम बेटा 3A स्टार्ट करेंगे, यानी कि चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। आपके बहुत जल्दी जल्दी से एक्सरसाइज गुजरेगी, क्योंकि बेटा अधिकतर जब हम कॉन्सेप्ट पहले ही आपको समझा दे रहे हैं, जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर पहले से हो जाएंगे तो आपको क्वेश्चन समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आब्यू का जोड़ना, आब्यू का जोड़ना, आब्यू का जोड़ना। अब ये आब्यू का जोड़ना कौन सी बला हो गई, रुको भैया समझाते हैं। आब्यू का जोड़ना क्या होता है, तो आब्यू का जोड़ना होता है, अगर एक एग्जांपल ले लेते हैं, कोई अपने पास आब्यू ए है 7 5 6 4 2 3 5 6 7, सॉरी। एक अपने पास मैट्रिक्स बी है 5 6 4 2 3 6 7 8 2। अब हमें ज्ञात करना है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी। तो आब्यू कैसे जुड़ेगा? पहली बात तो आब्यू जोड़ने से पहले एक बात जरूर याद रखेंगे, दो आब्यू को अगर आपको जोड़ना है तो दोनों आब्यू की कोटि समान होनी चाहिए। यानी कि अगर दोनों आब्यू की कोटि समान है तो दोनों आब्यू आपस में जुड़ेंगे, अगर दोनों आब्यू की कोटि समान नहीं है तो दोनों आब्यू नहीं जुड़ेंगे। अभी सर कोटि कौन सी बना है, अभी बताया ना भैया, कोटि क्रम ऑर्डर, यानी कि जितनी अब भैया इसमें देखो 3 रो 3 कॉलम है, इसकी कोड कितनी हो गई 3 क्रॉस 3, इसकी कोड कितनी हो गई 3 क्रॉस 3। अब इनको जोड़ना, यानी कि दोनों की कोडियां समान है तो दोनों जुड़ जाएंगे। अगर दोनों की कोडियां समान नहीं है, मतलब इसकी 3 क्रॉस 3 इसकी 3 क्रॉस 4 है, तो दो आब्यू आपस में नहीं जुड़ेंगे। नीचे आप लिख देंगे दो आब्यू आपस में नहीं जुड़ सकते क्योंकि दोनों की कोडियां समान नहीं, दैट इज आंसर। लेकिन अगर दोनों की कोडियां समान है तो जुड़ेंगे बेटा, जोड़ दो 7 6 2 5 4 3 5 6 7, जिस प्रकार से हम लिख रहे हैं, क्योंकि बेटा यूपी बोर्ड में लिखने का ये नंबर मिलता है, आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आपने क्या किया 4 6 2, आपके घर में कोई मेहमान आया, गेस्ट आया, आपकी मम्मी ने खाना बनाया, आपको काम क्या दे दिया, बउआ ऐसा करो कि खाना परस दो। तो आप क्या करो, एक कटोरा लाया, कटोरा में दाल डालो, सब्जी डालो, वही में दाल डाल दिनो, सब्जी डाल दिनो और चावल भर दिया, रोटी भी डाल दी, अचार भी रख दिया, सैलेड भी डाल दिया और सर्व कर दिया। तो भैया कहीं ना कहीं ऐसा नहीं कैसे जानवरों खाना थोड़ी ना परस रहे आप। तो उसी प्रकार रिप्रेजेंट यूपी बोर्ड में जो नंबर होते हैं, अब आप क्या किए, एक थाली लाए, एक तरफ कटोरी में दाल चावल रोटी सब्जी, 2 रोटी फोल्ड करके रख दी, सैलेड रख दिया, अचार रख दिया और सर्व कर दिया। तो वो देखो उसकी सुंदरता बढ़ जाएगी, ऑटोमेटिक खाना का टेस्ट चाहे जैसा हो, और खाना का टेस्ट चाहे जितना अच्छा हो, कितने भी आप इंटेलिजेंट हो, अगर आप अपनी बात को रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं तो फिर बेटा नंबर आपको मिलने वाले नहीं है। तो ये याद रखिएगा, लिखने का ढंग आपको आना चाहिए। नॉलेज एक अलग बात है, लेकिन लिखने का ढंग आपको आना चाहिए, तभी यूपी बोर्ड में नंबर आपको अच्छे मिलेंगे। ठीक है, अगर दो आब्यू आपस में जुड़ेंगे तभी जब दोनों की कोटियां समान होंगी, और जब दोनों की कोटियां समान होंगी तो दोनों के संगत अव्यय जुड़ते हैं। कौन से अव्यय जुड़ते हैं, संगत अव्यय। अभी संगत अव्यय कौन सी वाला आ गई, तो इसका नाम क्या था A11, इसका भी नाम क्या है A11। तो A11 A1 के साथ जुड़ेगा, A12 A12 के साथ जुड़ेगा, A13 A13 के साथ जुड़ेगा, A21 A21 के साथ जुड़ेगा। इन्हीं को बोलते हैं कंप्लीमेंट्री एलिमेंट्स, यानी कि संगत अव्यय। तो संगत अव्यय आपस में जुड़ जाएंगे, तो संगत अव्यय को जोड़ दो। 7 5 12, 6 5 11, 5 4 9, 6 2 8, 4 4 3 7, 6 6 12, 7 7 2 9, 8 3 11, 7 2 9। बेटा ये याद रखेंगे,
दो आव्यूह तभी जुड़ सकते हैं जब दोनों की कोटियां समान होंगी, अदरवाइज अगर दोनों की कोटियां समान नहीं है तो दो आव्यूह आपस में कभी जुड़ नहीं सकते, और दोनों की कोटियां समान है तो दोनों के संगत अव्यय जुड़ेंगे। ठीक है, अब आव्यूह का घटाना भी समझ लेते हैं। आव्यूह का घटाना, आव्यूह का घटाना, घटाना। अब आव्यूह का एक घटाना कौन सी वाला है? बिल्कुल सिंपल, जैसे जोड़ते हैं ऐसे घटाएंगे भी। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। 7 6 2 5 4 3 1 3 2। बी ले लो बेटा, 8 6 2 3 4 5 6 2 3। अब बेटा वही सिंपल सी बात है, जैसे घटा जोड़ने में था ऐसे घटाने में भी है। दो आव्यूह आपस में तभी घट सकते हैं जब दोनों की कोटियां समान होंगी, और जब दोनों की कोटियां समान होंगी तो दोनों के संगत अव्यय आपस में क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। पहले तो आप आव्यूह को लिखो, 5 1 6 4 3 2 3 2 माइनस 8 3 6 6 4 2 2 5 3। अब बेटा इनको घटा दो, संगत अव्यय घटेंगे। 7 में 8 गए तो माइनस का 1 बचा, 6 में 3 गए 3 बचा, 2 में 6 गए माइनस का 4 बचा, 5 में 6 गए माइनस का 1 बचा, 4 में 4 गए 0 बचा, 3 में 2 गए 1 बचा, 2 में 1 गया 1 बचा, 5 में 3 गया, 5 में 3 गया तो माइनस का 2 बचा, 2 में माइनस का 1 बचा। बेटा घटाना तो आपको पता ही, संगत अव्यय घटते हैं। अब लास्ट में हम लोग समझते हैं आव्यूह का गुणन करना, और यही वीडियो फिर आपकी लास्ट हो जाएगी, मतलब यही टॉपिक आपका लास्ट हो जाएगा। ठीक है, आव्यूह का गुणा करना, गुणा करना, मल्टीप्लिकेशन ऑफ। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, जोड़ना घटाना तो आपको आ ही गया है। अब बेटा लगे हाथ हम लोग ये क्या करते हैं, आव्यूह का गुणा करना भी समझ लेते हैं। आव्यूह का गुणा करना कैसे समझते हैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। 5 6 4 3 2 1। दूसरा ले लेते हैं, 7 4 3 2 1 4। ठीक है, अब इनका आपस में गुणा कराना है। गुणा कराने से पहले एक बात याद रखेंगे, इसमें कितनी रो हैं? 2 रो 3 कॉलम, 2 रो 3 कॉलम, कोई दिक्कत नहीं, सही है। दो आव्यूह का गुणा तभी संभव है, फिर से सुनो, गुणा तभी संभव है जब पहले वाले आव्यूह की कॉलम दूसरे वाले आव्यूह की रो आपस में बराबर होंगी, तभी गुणा संभव है। 3 कभी 2 के बराबर नहीं हो सकता, तो गुणा संभव नहीं है, गुणा संभव नहीं है। तो आप ऐसा करते हैं, एक छोटा सा, ये बात हमने समझाने के लिए आपको ली थी, ये बात हमने आपको समझाने के लिए ली थी। अब सेम वाला हम ले रहे हैं, लेकिन अब बात फिर भी समझा देंगे दोबारा। 2 क्रॉस 2 2 क्रॉस 2। दो आव्यूह का गुणा तभी संभव है जब पहले वाले आव्यूह की बात ध्यान से सुनेंगे, आप राइट डाउन भी कर सकते हैं। दो आव्यूह का गुणा तभी संभव है जब पहले वाले आव्यूह की कॉलम और दूसरे वाले आव्यूह की रो आपस में बराबर होंगी, तभी गुणा संभव, अदरवाइज गुणा संभव नहीं है। तो इसमें बेटा पहले वाले आव्यूह की कॉलम और दूसरे वाले आव्यूह की रो आपस में बराबर है, दैट इज कि मतलब गुणा हो सकता है। तो रिजल्ट क्या आएगा सर? रिजल्ट आएगा पहले वाले आव्यूह की रो दूसरे वाले आव्यूह की कॉलम का क्रॉस, यानी कि पहले वाले आव्यूह की रो क्रॉस दूसरे वाले आव्यूह की कॉलम, यही रिजल्टेंट वेक्टर होता है। यानी सॉरी, रिजल्टेंट वेक्टर बोल रहे हैं, रिजल्टेंट मैट्रिक्स होता है। ए क्रॉस बी, गुणा कराओ बेटा। 5 6 3 2 7 4 3 1। अब इनका गुणा कराना है, तो गुणा कैसे कराएंगे? तो गुणा कराने के लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे? आप सबसे पहले
इधर लेफ्ट टू राइट चलते हैं। पहले वाले मैट्रिक्स में लेफ्ट टू राइट चलते हैं और सेकेंड वाले मैट्रिक्स में बहुत सारे सवाल मिलेंगे। एक एग्जाम्पल हम आपको समझा रहे हैं कि एक्चुअल में गुणा करना क्या होता है। बहुत सारे सवाल आपको गुणा करने वाले मिलेंगे, ठीक है, तो टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। पहले वाले आव्यूह में लेफ्ट टू राइट चलते हैं और सेकेंड वाले मैट्रिक्स में अप टू डाउन चलते हैं। कैसे गुणा होगा? तो 7 पन्ना 35, 36 18, फिर आगे बढ़ जाएंगे। 4 पंचे 20, 6 एकम 6, 7 त्रिका 21, 3 दूनी 6, 4 तियां 12, 2 एकम 2। बेटा जोड़ दो। 8 7 15 की 5, 3 3 1 4 और 4 1 5, 55, 26, 27, 14। बेटा यही आंसर है। क्या बताया हमने? फर्स्ट वाले मैट्रिक्स में लेफ्ट टू राइट चलेंगे और उसमें बेटा अप टू डाउन चलेंगे। लेकिन एक बात ये याद रखेंगे, जैसे हम स्कूल सुबह जब जाते हैं तो हम क्या करते हैं, दोनों टायरों में हवा चेक करते हैं कहीं पंचर तो साइकिल नहीं है। उसी प्रकार जब दो आव्यूह का आपस में गुणा कराएंगे तो हम चेक करेंगे क्या पहले वाले आव्यूह की कॉलम दूसरे वाले आव्यूह की रो आपस में बराबर है। अगर आपस में बराबर होंगी तो गुणा होगा और रिजल्टेंट वेक्टर आएगा पहले वाले आव्यूह की रो दूसरे वाले आव्यूह की कॉलम। ठीक बेटा, ये याद रखेंगे। आइए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बेटा आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आई होप। आव्यूह का आपका जो बेसिक पोर्शन है वो हमने खत्म कर दिया है। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे 3A। तो बेटा आप तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। ये पहला लेक्चर था सफलता बैच का, तो उम्मीद करते हैं आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, क्योंकि बेटा आपको सब्सक्राइब करने में कुछ नैनो सेकेंड का ही समय लगता है, लेकिन वो हमारे लिए मोटिवेशन का कारण होता है। और जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे तो जैसा कि आपको भी पता है हमारी रीच उतने ज़्यादा लोगों के पास पहुंचेगी, उतने ही ज़्यादा आप हमारे फॉलोवर्स यानी कि सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब, जैसा कि यूट्यूब क्या करता है सब्सक्राइबर के अकॉर्डिंग आपकी वीडियो को लोगों के सामने शो ऑफ करता है। तो ये याद रखेंगे, आपको कुछ नैनो सेकेंड का ही समय लगता है। तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद।